चलिए बच्चे लोग स्टार्ट करेंगे ना। कल के क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और हम लोगों ने देखा उसमें कि चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं तो वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। लिखेंगे नोट में, नोट लिखेंगे ना। लिखिए, when a charge particle when a charge particle when a charge particle is thrown when a charge particle is thrown perpendicular to the direction of magnetic field perpendicular to the direction of magnetic field when a charge particle is thrown perpendicular to the direction of magnetic field, it moves in circular path. It moves in circular path. It moves in circular path. चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। An electron an electron and a proton and a proton an electron and a proton are thrown perpendicular are thrown perpendicular to the direction of magnetic field are thrown perpendicular to the direction of magnetic field and they moves on same circular path and they moves on same circular path and they moves on same circular path. Full stop. Which has greater kinetic energy, which has greater kinetic energy, which has greater kinetic energy. किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन। देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम। सुनेंगे अभी इधर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम मैग्नेटिक फील्ड में फेंके, बी कांस्टेंट, दोनों के पास चार्ज का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, सेम सर्कुलर पाथ है तो आर भी क्या हो गया? कांस्टेंट। अगर ये सब कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो आपको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन ये ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मतलब ये हो गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ये कम होगा किससे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, लिखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अब। अगला सवाल लिखिए। अ डबल आयोनाइज्ड helium atom, a double ionized helium atom, a double ionized helium atom is thrown perpendicular to the direction of magnetic field, is thrown perpendicular to the direction of magnetic field of strength 4 into 10 का power 7 Tesla, perpendicular to the direction of magnetic field of strength 4 into 10 का power 7 Tesla, 4 into 10 का power 7 Tesla with velocity 2 into 10 का power 5 meter per second, with velocity 2 into 10 का power 5 meter per second, with velocity 2 into 10 का power 5 meter per second. Full stop. Find नंबर 1 में लिखेंगे radius of the circular path, नंबर 1 में है radius of the circular path. नंबर 2 में लिखेंगे angular frequency. नंबर 3 में लिखेंगे लीनियर फ्रीक्वेंसी, नहीं पहले टाइम पीरियड लिखे, नंबर 3 पे टाइम पीरियड लिखे, टाइम पीरियड उसके बाद लिखिए लीनियर फ्रीक्वेंसी। बोलता है डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम है, मतलब He2+ आयन है ना। तो अगर He2+ आयन है तो इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। इसको हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में फेंका है जिसका स्ट्रेंथ कितना है 4 इंटू 10 का पावर 7 टेस्ला है ना। कितने वेलोसिटी से फेंके हैं 2 इंटू 10 का पावर 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंके हैं। आपको पता है कि हीलियम का मास कितना होता है, तो 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, यही होता है ना, ठीक है। तो 4 इंटू 1.67 10 का पावर -27, ये सारा वैल्यू आपको पता है। आपको पहला सवाल बोला गया है रेडियस निकालने के लिए, तो आपने पढ़ा है R इज इक्वल टू mv/qb, सारा वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। दूसरा आपको क्या बोला गया है ओमेगा निकालने के लिए, ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है V/R, V दिया है, R यहां से निकल जाएगा तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या बोला है टाइम पीरियड निकालने के लिए। टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ओमेगा, ओमेगा यहां से निकलेगा, यहां पुट कर देंगे तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। फिर आपको बोला गया है फ्रीक्वेंसी बताने के लिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यहां से निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग घर में बनाएंगे बैठ करके, ठीक है। सारा वैल्यू दिया है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, गिवन डाटा लिख लीजिए। गिवन डाटा लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग मास भुला जाएंगे, मास कितना।
ठीक है, कल इसको बना करके लेके आएंगे, है ना। चलिए, तो आपको मैंने इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स पढ़ाया और मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स पढ़ाया। इसके बाद है हमारे पास टोटल लॉरेंस फोर्स। टोटल लॉरेंस फोर्स क्या है बच्चों? इट इज द सम ऑफ it is the sum of electric Lorentz force and magnetic Lorentz force। इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स और मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? टोटल लॉरेंस फोर्स मिलेगा। ठीक है, तो टोटल लॉरेंस फोर्स F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स F ही होता है और मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स क्या होता है? FM होता है। तो आपको पता है Fe का वैल्यू कितना है? Q इंटू ई, और FM का वैल्यू कितना है? Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया। आप यहाँ पे Q को कॉमन भी लिख सकते हैं, तो F इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला एक्सप्रेशन, है ना, कि बताइए तो टोटल लॉरेंस फोर्स के लिए कौन सा एक्सप्रेशन सही है। ये वाला ऑप्शन आपको दे देगा उसमें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, लिखिए। आगे बढ़े। इसके बाद हेडिंग में डालेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर kept in magnetic field, kept in magnetic field, force acting on a current carrying conductor kept in magnetic field। अगर हम लोग किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको।
देखिए, मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है ना, और इस कंडक्टर से हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं। सुनेंगे, है ना। ये कंडक्टर है, जिस कंडक्टर का लेंथ है L, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, और इसकी डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है M N। डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कितना है? M। अब हम लोग को धीरज बताएंगे कि डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और अगर नहीं बताएंगे तो भी कैमरा के सामने मुंह ला के वायरल करेंगे उनको। चलिए उठ जाइए धीरज। अपने पड़ोस को भी उठा लीजिए, बात उन्हीं से न कर रहे थे। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन? तो जो आप लोग कुछ आता जाता नहीं तो बात क्या करते हो आप? चलिए बैठेंगे चुप से। देखेंगे इधर, है ना। ये N इज डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? N। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर का, ये कंडक्टर का लेंथ है। ठीक है, ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, यहाँ से करंट निकलेगा और ये करंट को इधर से इधर जाके फ्लो करेगा, करेगा ना। मान लेते हैं कि I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि अगर इससे करंट का फ्लो हो रहा है तो पक्का है कि करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना। और ये जितने वेलोसिटी से मूव करता है, ड्रिफ्ट करता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको एक और बात पता है कि अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल को, मैग्नेट मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है ना। अभी देखिए, ये जितना भी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होगा सब इधर से इधर मूव कर रहा होगा ना। अगर हम इस सिस्टम को उठाए और एक मैग्नेटिक फील्ड में ले जा करके रख दें, ठीक है, क्या बोले, समझ में आ रहा है? अगर हम इस सिस्टम को उठाए और कहा ले जाके रख दें, मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के रख दें, हम्म, ज्यादा बड़ा, बोलिए, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके रखेंगे तो क्या होगा? हाँ, अब सुनिए फिर से, है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है मतलब चार्ज है। अगर हम इस सिस्टम को उठाए और उठा करके ले जाके मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, ये इधर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है कुछ B। ठीक है, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो क्या होगा?
तो आपने पढ़ा है कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, हाँ या ना। कितना फोर्स पढ़े थे हम लोग, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यही ना पढ़े थे। अब देखिए, अगर हम इस कंडक्टर को ले आके रख देंगे, इससे तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा होगा, हाँ या ना। और सारे इलेक्ट्रॉन के फोर्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो इस कंडक्टर के ऊपर के इलेक्ट्रॉन का फोर्स मिल जाएगा हमको, हाँ या ना। हम लोग को निकालना क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमको इस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये निकालना है, तो हमको इस कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मूव कर रहा है, सारा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन सबका मिला करके कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल ले तो मेरा काम हो जाएगा, हाँ या ना। क्योंकि जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा होगा वही इस कंडक्टर पे क्या हो रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। समझ में आया ये बात, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जितना कंडक्शन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सारा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर मिला के जो फोर्स लग रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है। अब आगे सुनेंगे। आपको पता है कि करंट एलिमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर इधर से इधर जा रहा है तो यहाँ पे जो करंट एलिमेंट वेक्टर होता है जिसको हम लोग आई इंटू एल बोलते हैं, उसका डायरेक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऑपोजिट में होगा। अगर हम आपसे बोले कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनेगा, तो क्या ये एंगल आप बता सकते हैं, कितना बताएंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा बताएंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना, सुनेंगे आप बात। ये क्या है बाबू, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, एन क्या है बच्चों, डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। आई इन 12 से हम लोग क्या लिखते हैं, करंट एलिमेंट वेक्टर, ये है करंट एलिमेंट वेक्टर। पहले आपसे ये सवाल है कि बताइए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्टिंग ऑन वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो हमने पढ़ा है कि फोर्स जो होता है ये क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। मान लेते हैं यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो स्मॉल एफ है, ठीक है। एक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा, स्मॉल एफ। दिस इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, माइनस ई। माइनस ई क्या है, चार्ज ऑन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी कितना है बाबू इसका, वीडी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये, वीडी। और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, बी। तो ये तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल लिया। अगर इस कंडक्टर में टोटल 1000 इलेक्ट्रॉन होता तो इस कंडक्टर पे टोटल फोर्स कितना लगता, 1000 इंटू ये वैल्यू। अगर 10 लाख इलेक्ट्रॉन होता तो कितना फोर्स लगता, 10 लाख इंटू ये वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो मेरा काम तो हो जाएगा ना। चलिए वही को कैलकुलेट करेंगे अब हम लोग, है ना। अगर हम आपको बोले यहाँ पे कि बताइए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का वॉल्यूम, तो क्या लिखेंगे आप लोग, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम यही होता है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। अब देखिए वॉल्यूम ए इंटू एल आया है,
यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, अगर वॉल्यूम 10 हो जाता तब कितना इलेक्ट्रॉन होता, 10n, 100 हो जाता तो कितना होता, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन NaL हो जाएगा, हाँ या ना। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर क्या लिखेंगे बाबू हम लोग, Na/L, ठीक है। तो अब अगर हमसे बोला जाए कि बताइए यहाँ पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर क्या बोलेंगे आप लोग, आप बताइए कितना फोर्स, F इज इक्वल टू NaL और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ या ना। तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ NaLe इंटू कितना, Vd क्रॉस B। अरे माइनस ई है ना, तो माइनस यहाँ लिखे, ई लिखे, फिर NaL लिखे और Vd क्रॉस B लिखे, ठीक है। इसको बोल दिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे देखेंगे। नाउ आप लोगों को मैंने पढ़ाया है I इज इक्वल टू NEA इंटू VD, पढ़ा है क्या ये चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी में, I इज इक्वल टू क्या होता है, NEA VD, पढ़ा है। देखिए यहाँ पे एक L प्रेजेंट है और यहाँ पे L की कमी है, हम दोनों साइड करेंगे क्या, L से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय L, जैसे हम L से मल्टीप्लाई करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा I इंटू एल, दिस इज इक्वल टू कितना, NEAL इंटू VD, ठीक है। यहाँ पे ये वेक्टर के फॉर्म में VD है, लेकिन यहाँ पे VD का मैग्नीट्यूड दिया है, तो अगर हम बोले कि इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखिए, इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या लिखेंगे आप बोलेंगे ना I इंटू वेक्टर L, ये करंट एलिमेंट वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज इक्वल टू NEAL इंटू VD वेक्टर, लेकिन करंट एलिमेंट वेक्टर और VD वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा था अभी, 180 डिग्री। करंट एलिमेंट वेक्टर इधर आ रहा था और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर जा रहा था ना, ये वाला डायग्राम भुला गए का, ठीक है। देखिए VD और करंट एलिमेंट वेक्टर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आगे में माइनस साइन लगा देंगे। ये माइनस साइन बता रहा कि मैग्नीट्यूड तो बराबर हो गया लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। अब हम करेंगे क्या कि इस वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 पुट कीजिए, क्या मिलेगा आपको मिलेगा वेक्टर F इज इक्वल टू माइनस NEAL, VD की जगह क्या लिखा जाएगा, I इंटू वेक्टर L क्रॉस B। ये एक्सप्रेशन है फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, सॉरी फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आगे देखेंगे, है ना। नाउ ये जो है ये वेक्टर के फॉर्म में है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम आपको बोल दें कि इसको मैग्नीट्यूड में लिखिए, हाँ तो आप बोलेंगे ना सर मैग्नीट्यूड अगर आपको करना है तो आप क्या ले लीजिए, मॉड ले लीजिए, या पहले वेक्टर F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B को क्या लिखेंगे, L इंटू B इंटू साइन, देखिए एक बार करंट एलिमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहां पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इंटू एन कैप लिख सकते हैं, ILB इंटू साइन, एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री माइनस थीटा इंटू एन कैप। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है बाबू, साइन कभी भी चेंज 90 पे ही होता है, ठीक है। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू एन कैप। ये अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमको क्या करना होगा, मॉड लेना होगा, तो टेकिंग मॉड्यूलस, तो आप मॉड लेंगे
तो मॉड ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई एल बी साइन थीटा इंटू एन कैप, तो ये आपको आ जाएगा एफ इज इक्वल टू बी आई एल इंटू साइन थीटा। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, ये वेक्टर के फॉर्म में हो गया और ये क्या हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? चलिए कॉपी कर लीजिए इसको, कॉपी कीजिए फास्ट।
हो गया बच्चे लोग, आगे बढ़े। हो गया। माइनस सी इंटू वी डी क्रॉस बी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस। अरे यहाँ नेचर लिख रहे हैं। ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को, और ये माइनस ही लिख रहे हैं, मतलब ये चार्ज बता रहा है। देखेंगे इधर स्पेशल केस है ना, स्पेशल केस सुनेंगे इधर। केस 1, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा अगर 0 डिग्री है तो इससे क्या मतलब समझ रहे हैं, बताइए। का स्टैंडर्ड कौन दोनों, हमर संगम, कौन दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। करेक्ट एलिमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इधर देखिए, आपने अभी बताया F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। अब याद रखिए कि अगर हम L बोल रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं किसका, करंट एलिमेंट वेक्टर का, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, देखिए इधर देखिए प्लीज, फोर्स इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी है। तो हम अगर बात करेंगे तो अब एंगल का अगर बात कर रहे हैं तो हम करंट एलिमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल का बात करेंगे। अब समझिए बात है ना। देखिए ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन और ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जिसको आपने थीटा बोला है। ठीक है, और इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऑपोजिट में क्या है, करंट एलिमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है। थीटा 0 बोले हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो है यहाँ इसके तरफ आ जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है, मतलब दोनों ऑपोजिट हो जा रहा है। तो अगर थीटा 0 बोल रहे हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। समझ में आया बात, हाँ या ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ थीटा इज 0 डिग्री। ऐसे हम लोग जब 0 बोलते थे तो सेम डायरेक्शन होता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप केस देख रहे पलट गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट वेक्टर के बीच का बात कर रहे हैं। ठीक है ना।
तो अगर थीटा 0 डिग्री है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, याद रहेगा, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बताइए अब साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइन 0, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखाएगा? साइन, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है बाबू? साइन 0 का वैल्यू 0, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये है कि अगर आपका करंट एलिमेंट वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वहां पे कोई भी फोर्स नहीं। क्लियर है? इसी तरह से केस 2 इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। आप बताइए, थीटा अगर 180 हो जाए, थीटा 180 हो जाए का मतलब क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट आएगा ये क्या होगा? करंट एलिमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में हो जाएगा ना। ठीक है, तो अगर हम बोले थीटा 180 डिग्री, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा इक्वल टू साइन 180, साइन 180 का वैल्यू कितना आता है? 0, तो फोर्स फिर से कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप लोग करंट एलिमेंट वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखिए या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रखिए, दोनों केस में इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद केस 3 इफ थीटा इज 90 डिग्री, दैट इज थीटा अगर 90 हो जाए तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट एलिमेंट वेक्टर इधर, हाँ या ना? दोनों एक दूसरे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा ना, तभी ना 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो इफ थीटा इज 90 डिग्री तो हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन 90, साइन 90 का वैल्यू पता है कितना, और ये साइन का मैक्सिमम वैल्यू है, तो आपको फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा? BI, याद रहेगा, फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा? BI। क्लियर है? चलिए कॉपी कीजिए। नहीं, डायग्राम नहीं बनाना है, फिर स्पेशल केस। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, है ना?